कुछ चेहरे मुस्कुराहट से भरे होते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी होती है एक ऐसी खामोशी जो एक दिन पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। ये कहानी है टेड बेंडी की। अमेरिका का एक ऐसा इंसान जिसे लोग पहले परफेक्ट जेंटलमैन समझते थे, लेकिन असल में वो इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती मौत था। टेड बेंडी एक नाम जो 1970s के दौर में अमेरिका का सबसे बड़ा दर्द बन गया। देखने में वो इतना ज़्यादा शरीफ नज़र आता था कि कोई भी शख्स उसको देखकर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये सच में किसी का कत्ल कर सकता है। स्मार्ट, चार्मिंग, कॉन्फिडेंस और सबसे ख़ास एक ऐसी मुस्कुराहट जो हर शख्स को अपनी तरफ खींच लेती थी। 24 नवंबर 1946 टेड का असल नाम था थियोडोर रॉबर्ट बेंडी। वो पैदा हुआ बर्लिंगटन, वर्मंट में एक सिंगल मदर एलेनोर लुइस कोवल के घर। उसका बचपन शुरू से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में गुजरा था, क्योंकि उसको ये बताया गया था कि उसकी जो माँ है वो असल में उसकी बहन है और उसके जो नाना नानी हैं वो उसके असल वालिदैन हैं। सोचिए, एक शख्स जो शुरू से ही अपनी पहचान नहीं समझ सका, उसके अंदर कैसे जज्बात जन्म लेते होंगे। बेंडी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन अंदर से वो हमेशा अलग महसूस करता था। उसे दूसरों का दुख, तकलीफ या दर्द समझ नहीं आता था। वो बचपन से ही एक चीज़ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था, कंट्रोल और पावर। जब भी टेड को लगता कि वो लोगों पर हावी हो रहा है, लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, क्योंकि बचपन से ही वो ये सब कुछ करना चाहता था। 1970s के शुरू में बेंडी ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से लॉ पढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ से टेड की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। टेड ने अपनी पर्सनैलिटी का जलवा हर साइड बिखेर दिया। लोग उसको पसंद करने लगे। यूनिवर्सिटी का हर शख्स उसके साथ बैठकर बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो कॉन्फिडेंस था, इंटेलिजेंट था और सबसे इम्पोर्टेंट, वो लोगों के इमोशन से खेलना जानता था। टेड अपनी बातों से सब लोगों को मैनिपुलेट करता। पहले उन सब का बिहेवियर जानता और उनको समझता, फिर उस शख्स से, उस लिहाज से, उस हवाले से बात करता। लोग कहते थे टेड हर लड़की का ड्रीम था, लेकिन टेड सिर्फ खुद एक चीज़ का ड्रीम करता था, पावर एंड डोमिनेशन। इन सब के दौरान टेड का एक पर्सनल और बहुत गहरा रिलेशनशिप भी था। उस लड़की का नाम था स्टीफनी ब्रोक्स। ये रिलेशनशिप टेड के लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। जब स्टीफनी ने उसे छोड़ दिया तो टेड के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। उसने डिसाइड किया कि अब वो हमेशा अपनी लाइफ कंट्रोल करेगा, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। (1974) ये वो साल था जब बेंडी ने पहली बार अपने अंदर के शैतान को आज़ाद किया। उसकी पहली नॉन विक्टिम थी लैंडा एन हेले, एक 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट। एक दिन अचानक लैंडा अपने कमरे से गायब हो गई। किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। कोई तूफान नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक सन्नाटा। रूम में सिर्फ एक पिलो केस मिसिंग था और बेड पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था। इस पॉइंट पर टेड ये सब कुछ महसूस कर चुका था कि वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहाँ से वो कभी भी वापस नहीं मुड़ेगा। उसके बाद टेड ने हर महीने नए चेहरे ढूंढने स्टार्ट किए। लड़कियाँ जो एक जैसी लगती थी, सेम हेयर स्टाइल, सेम फेस शेप, सब कुछ उसकी पहली गर्लफ्रेंड स्टीफनी जैसी। हर कत्ल करने के बाद उसको एक सुकून सा मिलता था और वो हर मर्डर के बाद और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता गया और इसके अलावा और ज़्यादा खतरनाक थी। यहाँ से शुरू होती है टेड बेंडी की वो दास्तान जिसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को एक बार शॉक में कर दिया। एक ऐसी कहानी जहाँ एक परफेक्ट स्माइल के पीछे मौत मुस्कुराती थी। 1974 के बाद
अमेरिका के शांत शहरों में एक ऐसी हवा चलने लगी जिसमें खौफ पूरी तरह से घुल गया। इसके बाद एक एक करके कॉलेज कैंपस की लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो। कोई विटनेस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, एक पैटर्न और सोच समझकर चुना गया निशान। टेड हर कत्ल के बाद और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता गया, जैसे वो एक गेम खेल रहा हो, उसका कोई लेवल हो और वो पार कर रहा हो, और उसको पार करने के बाद जो सुकून मिलता है वो सुकून वो महसूस करता था किसी का मर्डर करने के बाद, क्योंकि टेड इन सब कामों को अपने लिए एक चैलेंज समझता था। टेड का तरीका सिंपल लेकिन टेरिफाइंग था। वो पब्लिक जगह पर जाता, कॉलेज या पार्क में। टेड अपने हाथ पर एक फेक प्लास्टर लगाता या अपने हाथ को एक स्लिंग में बांध देता और फिर आराम से किसी लड़की के पास जाता और मुस्कुरा कर उससे कहता, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मेरे घर का कुछ सामान है, वो मैंने उठवाना है। टेड का चार्म, उसका कॉन्फिडेंस एक ऐसा ट्रैप तैयार करते थे जिससे टेड का शिकार खुद चलकर उसके पास आता था। जब वो लड़की उसके साथ जाती, टेड उसे अपनी गाड़ी के पास ले जाता, एक टैन रंग की वोल्क्सवैगन बैटले। जैसे ही वो डोर खोलती तो टेड उसके सर पर पीछे से वार करता और उसको गाड़ी में बिठाकर उनकी बॉडीज़ को जंगल में ले जाता। इसमें सबसे टेरिफाइंग बात ये थी कि टेड उनकी डेड बॉडीज़ को जंगल में ले जाकर एक जगह पर रख देता था। उसके बाद डेली बेसिस पर उसको ऐसे देखने जाता था जैसे वो डेड बॉडीज़ उसके लिए कोई अवार्ड है। टेड के विक्टिम की गिनती तेज़ होने लगी। वाशिंगटन, ओरेगन, ऊथ, इडाहो, हर एक जगह से लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी, लेकिन पैटर्न एक, फीचर लड़कियों का सेम टू सेम, यंग, इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़कियां। पुलिस कंफ्यूज थी कि एक इंसान या एक गैंग, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर 1975 टेड की एक बिल्कुल छोटी सी गलती ने उसका पीछा पकड़ लिया। अगस्त 1975 पुलिस ने टेड की बैटले कार रोकी और उसके अंदर मिले हैंडकफ्स, रोप्स, ग्लव्स, मास्क और क्रोबार। ये सारा कुछ देखने के बाद पुलिस को उस पर पूरी तरह से शक हो गया, लेकिन टेड ने वहाँ पे इतना ज़्यादा कामली बिहेव किया कि पुलिस को उसकी बातों का यकीन करना पड़ा। उसने कहा, मैं बस थोड़ा मैकेनिक का काम करता हूँ और ये मेरा सामान है जो कि मुझे जिसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जल्द ही एक सर्वाइवर ने उसका स्केच बना दिया। पुलिस के सामने सारा कुछ क्लियर हो गया। टेड बनी वहाँ पर अरेस्ट हो गया। 1977 पेंडे कोलोराडो की जेल में था, लेकिन टेड सिर्फ एक क्रिमिनल या एक कातिल नहीं था, वो एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर था। उसने वहाँ की जेल की लाइब्रेरी में पढ़ने का बहाना बनाकर वहाँ पर गया और सीलिंग में एक छोटा सा होल बनाकर पहली बार वहाँ से भाग गया। पुलिस ने कुछ दिन बाद टेड को दोबारा अरेस्ट कर लिया, लेकिन टेड ने दोबारा से हिम्मत नहीं हारी। वो दोबारा अपनी उन्हीं कोशिशों में लग गया कि वो अब इस जेल से किस तरह से भागेगा। दिसंबर 1977 बंडी ने दोबारा से जेल तोड़ दी। इस बार उसने खुद को इतना ज़्यादा पतला कर लिया था कि वो एक वेंटिलेटर डक से निकल भागा और उसके बाद वो दोबारा फिर कभी जेल नहीं आया, तब तक जब तक मौत ने उसे नहीं रोका। 1978 टेड फ्लोरिडा पहुंच गया और अब कंट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। जनवरी की रात ची ओमेगा सोलिटरी हाउस फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में टेड ने 4 लड़कियों पर हमला किया, जिसमें से 2 को वहीं पर मार दिया और 2 को शदीद जख्मी कर कर वहाँ से भाग गया। उसके बाद भी वो नहीं रुका। उसने 12 साल की एक लड़की कैम्ब्रेली लीच को किडनैप करके कत्ल कर दिया। ये टेड के क्राइम का सबसे ब्रूटल दौर चल रहा था। अब वो इंसान नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह से हैवान बन चुका था। 9 फरवरी 1978
टेड को फाइनली फ्लोरिडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कोर्ट रूम में टेड फ्लर्ट करता, अपना केस खुद लड़ता और जैसे कोई एक एक्टर स्पॉटलाइट को एंजॉय कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें टेड बनी अपने लिए महसूस करता। चौबीस जनवरी 1989 टेड को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में इलेक्ट्रिकल चेयर पर बिठाया गया। उसके फाइनल वर्ड्स थे, प्लीज़ गिव माई लव टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। और फिर कुछ ही सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो गया। एक लाइट ब्लिंक हुई और अमेरिका का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कातिल हमेशा के लिए खामोश हो गया। टेड बंडी ने मरने से पहले 30 मर्डर कन्फेस किए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इसकी गिनती इससे भी कई गुना ज़्यादा है। ये दुनिया के लिए एक ऐसा रिमाइंडर बन गया था कि इसके बाद इंसानों को, लोगों को इस बात का तो पता लग जाना चाहिए कि हर मुस्कुराहट के पीछे अच्छा इंसान ही हमेशा छुपा नहीं होता। उसके पीछे कभी कभी ऐसे ख़तरनाक हैवान भी छुपे होते हैं। टेड बंडी मर गया, लेकिन कुछ सवाल जो आज भी ज़िंदा हैं। आखिर वो था क्या? एक पैदाइशी शैतान या एक ऐसा इंसान जिसे सोसाइटी ने तोड़ दिया था? उसके मरने के बाद भी लोग उसके चेहरे से खौफ महसूस करते थे, क्योंकि बंडी का चेहरा सिर्फ एक कातिल का चेहरा नहीं था, वो एक ऐसा चेहरा था जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। एक दोस्त में, एक क्लासमेट में, या शायद अपने आसपास के इंसानों में। एक्सपर्ट्स कहते हैं टेड बंडी एक क्लासिकल साइकोपैथ था। उसके अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो समझता था कि लोग सिर्फ टूल्स हैं, उनका यूज़ करो और उनको तोड़ दो। उसके अंदर एक ऐसी डुअल पर्सनैलिटी थी जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक साइड पर इंटेलिजेंट, चार्मिंग और कामनेस, और दूसरी साइड पर प्योर डार्कनेस। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था टेड के दिमाग में इमोशंस नहीं है, कैलकुलेशंस चलते हैं। लाइक वो हर एक विक्टिम के साथ एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता था। वो देखना चाहता था कि इंसान कितना दर्द सह सकता है और वो कितनी देर तक कंट्रोल महसूस कर सकता है। टेड बंडी के ट्रायल के दौरान एक और बहुत ही अजीब चीज़ सामने आई। कोर्ट रूम के बाहर हंड्रेड्स ऑफ यंग्स वुमेन उसे देखने आती थी। कुछ कहती थी ही इज़ टू हैंडसम टू बी अ किलर। ये सोसाइटी का वो पहलू था जो इससे और भी ज़्यादा डरावना था, क्योंकि लोग उसकी चार्मिंग में खो रहे थे और मीडिया ने उसको एक स्टार बना दिया था। टीवी पर उसका नाम सुनकर टीआरपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। वो सिर्फ एक केस नहीं, एक पॉप कल्चर फिनोमिना बन गया था। लेकिन असल में ये हमारी साइकोलॉजी का एक सबसे डार्क रिफ्लेक्शन था कि लाइक हम लोगों के चेहरे से उनको जज करते हैं, उनके अंदर के अंधेरे को कभी भी नहीं जान पाते। अपनी मौत से सिर्फ एक दिन पहले टेड ने ये कन्फेस किया। उसने कहा कि उसके क्राइम पर असर पड़ने वाला सबसे बड़ा फैक्ट था पोर्नोग्राफी और वायलेंस फैंटेसीज। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये टेड बनी का एक और मैनिपुलेशन स्टेटमेंट था, क्योंकि टेड ने हमेशा दूसरों को ही इन सब का ब्लेम ठहराया है। अपने अंदर के शैतान का टेड ने कभी भी सामना नहीं किया। लाइक टेड आखिरी लम्हे तक अपने आप को इनोसेंट दिखाता रहा। 24 जनवरी 1989 फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन के बाहर हज़ारों लोग इकट्ठे हुए। कुछ लोग कहते थे बर्न बड़ी बर्न। तो बाहर जो लोग खड़े थे वो ऐसे खुशियां मनाने लगे जैसे वो किसी इवेंट की सेलिब्रेशन कर रहे हो। लेकिन जेल के अंदर एकदम से सन्नाटा और खामोशी छा गई। टेड बनी ने इस दुनिया को एक और नया दर्स दिया कि ईवल कभी स्कैरी मास्क नहीं पहनते, कभी कभी वो सूट पहनते हैं, मुस्कुराते हैं और सबको अपने चाम में बहका देते हैं। उसके केस के बाद FBI ने बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट को और डेवलप किया, जहां से क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। FBI के आज भी
ट्रेनिंग सेशंस में उसकी वीडियोस जो इंटरव्यूज़ हैं वो आज भी सेव हैं और लोगों को जो न्यू ज्वाइनर हैं उनको दिखाए जाते हैं ताकि वो उनके बिहेवियर को समझ सके। आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी सुनकर कुछ अजीब सा फील हुआ है या जैसा भी फील हुआ है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।